बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, इसके पीडीएफ को डिस्कस करेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज़ को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। हाँ जी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, गाजियन डिस्ट्रीब्यूशन या मदर ऑफ ऑल द डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीनों नाम हैं इसके। अब इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों कहते हैं? रूटीन लाइफ में जितने भी नेचुरल फिनोमिना हैं, अगर हमने उनको मेजर करना हो, उसके लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन यूज होती है उसे बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब हाइट को मेजर करना है, वेट को मेजर करना है, टेम्परेचर को मेजर करना है, एप्टीट्यूड टेस्ट को मेजर करना है, IQ लेवल को टेस्ट करना है, तो इन सब के लिए हम जो डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं, इसलिए इसको नॉर्मल कहते हैं। गाजियन डिस्ट्रीब्यूशन इसको क्यों कहते हैं? जो इसका फाउंडर है, जो इसका पायनियर है, जिसने ये डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है, जिसने ये डिस्ट्रीब्यूशन इंट्रोड्यूस करवाई है, उसका नाम था गाजियन, तो इसलिए इसको गाजियन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। उसके बाद है मदर ऑफ ऑल द डिस्ट्रीब्यूशन, कि जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं वो उन सब की ये माँ है। क्यों? एक ख़ास कंडीशन के बाद जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन अब तक बन चुकी हैं वो सारी की सारी नॉर्मल को अप्रोच करती हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती हैं, नॉर्मल को फॉलो करती हैं, इसलिए इसको मदर ऑफ ऑल द डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। अब डेफिनेशन इसकी क्या है? हमने पढ़ चुके हैं हम बाइनोमियल और हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमने प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ी है और हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ी है। वो कहता है जी, अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की हम फॉर्म को चेंज कर दें, जब उसकी फॉर्म को चेंज करें तो वो जो नॉर्मल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज द लिमिटिंग फॉर्म ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन द नंबर ऑफ ट्रायल्स n इज वेरी लार्ज, नीदर p नॉर q इज वेरी स्मॉल। वो कहता है जी कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जो लिमिटिंग फॉर्म है, अगर उसकी हम फॉर्म को चेंज कर दें, n को हम लार्ज कर दें, और स्टैट्स में जो लार्ज n होता है वो ग्रेटर देन 30 होता है, अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 30 हो जाए, p और q जो है वो 0 के क्लोज ना हो, तो फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है। उसके बाद है PDF, P.D.F, और एक होता है PMF। पहले इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। PDF प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, PMF प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अगर आपके पास रैंडम वेरिएबल कॉन्टिन्यूस हो तो उसके लिए जो फंक्शन, जो फार्मूला यूज किया जाता है उसे बोलते हैं PDF प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अगर रैंडम वेरिएबल आपका डिस्क्रीट हो, उसके लिए जो फंक्शन, जो फार्मूला, अगर कोई ग्राफ यूज किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो बाइनोमियल और हाइपर ज्योमेट्रिक दोनों की दोनों डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन थी, इसलिए उनको हम नाम देते थे PMF का, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का। और जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए इसको नाम देते हैं PDF प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अब हम देखते हैं कि जो कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट में क्या फर्क है। वैसे तो हम ये स्टार में पढ़ चुके हैं। ऐसा वेरिएबल्स जो अपनी रेंज में हर एक वैल्यू को अज्यूम करे उसे बोलते हैं कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। अ कैरेक्टरिस्टिक विच कैन अज्यूम ईच एंड एवरी वैल्यू विद इन अ गिवन इंटरवल या विद इन अ गिवन रेंज इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। एग्जांपल हाइट, वेट, टेम्परेचर, लाइफ ऑफ अ ट्यूब, लाइफ ऑफ अ टेलीविजन, तो ये सारे क्या होते हैं जी? कॉन्टिन्यूस। अब डिस्क्रीट क्या है? अ वेरिएबल विच कैन नॉट अज्यूम ईच एंड एवरी वैल्यू विद इन अ गिवन इंटरवल इज कॉल्ड डिस्क्रीट वेरिएबल। उसकी एग्जांपल नंबर ऑफ चेयर्स या 1 होंगी या 2 होगी। अब 1.15 चेयर्स नहीं हो सकती। नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ स्टार्स, तो ऐसा वेरिएबल जिसमें वैल्यूज जंप के साथ आए उसे हम बोलते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल।
तो ये जो वेरिएबल है ये कॉन्टिन्यूस है। अच्छा जी, पीडीएफ भी हो गया, पीएमएफ भी हो गया। अब ये पीडीएफ जो है इसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो पीडीएफ होता है वो होता है 1/2 पाई अंडर रूट e की पावर -1/2 x माइनस म्यू ओवर सिग्मा का होल स्क्वायर। ये किसका पीडीएफ है जी? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। इसमें एक कांस्टेंट यूज हुआ है पाई, जिसकी वैल्यू आपको पता है कि 3.1416 होती है। उसके बाद इसमें दूसरा कांस्टेंट यूज हुआ है एक्सपोनेंट। क्या कहते हैं इसको? एक्सपोनेंट ई। इसकी वैल्यू को भी आपको पता है जी, ये भी कांस्टेंट है। सॉरी, ई की जो वैल्यू होती है वो होती है जी 2.71 समथिंग। उसके बाद एक्स जो है ये है जी रैंडम वेरिएबल। क्या है? रैंडम वेरिएबल। उसके बाद म्यू क्या है जी? ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होता है। और सिग्मा ये जो है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। अब हम बात करते हैं वेरिएबल और रैंडम वेरिएबल में क्या फर्क है। हाँ जी, वेरिएबल और रैंडम वेरिएबल में क्या फर्क है? वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे। क्या होता है? जिसकी वैल्यूज चेंज होती रहे। द कैरेक्टरिस्टिक विच कैन वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, थिंग्स टू थिंग्स इज कॉल्ड वेरिएबल। फर्ज किया हम हाइट की बात करें तो जितने भी लोग हैं सबकी हाइट सेम नहीं है, सबका वेट सेम नहीं है, सबकी एज सेम नहीं है। ठीक है, तो हर वो चीज जो पर्सन टू पर्सन चेंज हो, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट चेंज हो, प्लेस टू प्लेस चेंज हो, उसे बोलते हैं वेरिएबल। अब रैंडम वेरिएबल क्या होता है? ऐसा वेरिएबल्स जिसकी वैल्यू रैंडम एक्सपेरिमेंट से आए, या ऐसा वेरिएबल जिसके साथ उसकी प्रोबेबिलिटी अटैच हो, उसे बोलते हैं रैंडम वेरिएबल। तो इसलिए जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन हैं उनके अंदर जो वेरिएबल होगा वो हमेशा रैंडम वेरिएबल होगा। क्यों? क्योंकि उसके साथ उसकी प्रोबेबिलिटी अटैच होती है। अच्छा जी, उसके बाद इसमें जो रैंडम वेरिएबल x यूज हुआ है उसकी जो रेंज है वो प्लस इन्फिनिटी से या माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के दरमियान में होती है। मतलब x की मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी हो सकती है और x की मैक्सिमम वैल्यू प्लस इन्फिनिटी हो सकती है। ये इसकी रेंज है। उसके बाद म्यू, म्यू की रेंज भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होती है। मतलब म्यू की मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी और मैक्सिमम वैल्यू प्लस इन्फिनिटी। उसके बाद जो सिग्मा है इसकी वैल्यू 0 से प्लस इन्फिनिटी होती है। सिग्मा कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा नहीं हो सकता। क्यों? चैप्टर 4 में हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन एस जो है इसका फार्मूला हमने पढ़ा था जी, सम एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ओवर एन का रूट। हम क्या करते हैं जी, वैल्यू में से मीन को माइनस करते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं। जब हम स्क्वायर करेंगे अगर कोई वैल्यू नेगेटिव है तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। हमने चैप्टर 4 में जितना कुछ पढ़ा स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस का, उसमें हमने कोई एक ऐसा क्वेश्चन नहीं किया जिसमें उसका आंसर 0 आया हो। हमें ये वेरिएशन के बारे में बताता है कि डेटे में वेरिएशन कितनी है, वैल्यूज जो हैं वो अपने सेंटर से कितनी करीब है या कितनी दूरी पे वाक़या है। या तो वेरिएशन होगी या नहीं होगी, नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इसलिए इस फार्मूले को देख लें, या वैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दी कि या वेरिएशन होगी या नहीं होगी, तो इसका आंसर जो है वो 0 तो हो सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता। इसलिए इसकी रेंज जो है ये 0 से प्लस इन्फिनिटी के दरमियान में होती है जी। ये था जी आपके पास इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन। और इसमें उसके बाद एक दो चीजें और भी हैं, वो भी साथ साथ डिस्कस कर लें। पैरामीटर्स, पैरामीटर्स क्या होते हैं? वो न्यूमेरिकल वैल्यूज या वो
न्यूमेरिकल क्वांटिटी जो हम पॉपुलेशन से फाइंड करते हैं उसे पैरामीटर बोलते हैं। द न्यूमेरिकल क्वांटिटी विच इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द पॉपुलेशन इज कॉल्ड या आर कॉल्ड पैरामीटर्स। और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमेशा पॉपुलेशन से बनाई जाती है, सैंपल से नहीं बनती। तो इसलिए इसके जो पैरामीटर है वो दो हैं, एक है म्यू और दूसरा है सिग्मा स्केल। ये एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं जी, हाउ मैनी पैरामीटर्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर। अगर तो वो तादाद में पूछेगा तो आप दो बताएंगे, अगर वो नाम पूछे तो फिर म्यू और सिग्मा स्केल है। अब पैरामीटर्स क्या हैं? वो वैल्यूज जिनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन बनाई जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन डेवलप की जाती है, वो उसके पैरामीटर्स कहलाते हैं। अगर म्यू और सिग्मा नहीं होंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बन सकती। तो ये इसके दो पैरामीटर्स हैं, एक म्यू है और एक सिग्मा स्केयर है। अब म्यू क्या है जी? ये है इसका लोकेशन पैरामीटर। क्या है? लोकेशन पैरामीटर। ये आगे जाके हम मजीद इसको डिस्कस करेंगे। और सिग्मा स्केयर जो है ये इसका शेप पैरामीटर है जी। लोकेशन से क्या मुराद है कि म्यू जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की लोकेशन को कंट्रोल करता है और जो सिग्मा स्केयर है ये इसकी शेप को कंट्रोल करता है। वो हम लास्ट में जाके इसको देखेंगे, इसकी बकायदा हम जो है वो बनाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन की शेप बनाएंगे, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। तो ये थी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन होगी, इसका इंट्रोडक्शन हो गया, इसके अंदर जो जो चीजें यूज हो रही थी वो हमने डिस्कस कर ली। अब वन बाय वन हम जो है इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं जी। हाँ जी, प्रॉपर्टीज में सबसे पहले है कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। ये हमने वैसे स्टार्ट में भी डिस्कस कर लिया था कि जो हमने बाइनोमियल और हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी थी वो दोनों के दिनों डिस्क्रीट थी। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है और इसकी रेंज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होती है। मतलब ये है जी आपके पास एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे इसका सेंटर में मीन होता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक इसकी रेंज होती है और ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करती। ये भी आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसको आपने एक्स एक्सिस के साथ मिलाना नहीं है, ये इसको जितना मर्जी बढ़ाते जाए ये एक्स एक्सिस के क्लोज से क्लोज पर होती जाएगी लेकिन कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगी। उसकी वजह क्या है कि इसकी रेंज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है। मतलब इन्फिनिटी क्या होता है? वो वैल्यू जहां तक हम पहुंच नहीं सकते, जो हमारी रेंज से बाहर होती है। सपोज अगर ये देखें यहां पे मैं इसको टच कर देता हूं, ये देखें, तो इसका मतलब है यहां पे तो ये वैल्यू रुक गई, आगे जा ही नहीं रही। इसका मतलब है यहां तक तो हम पहुंच सकते हैं। तो इसलिए इसकी रेंज की वजह से ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करती। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है ये कॉन्टिन्यूस होती है, उसकी रेंज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होती है। नंबर 2, टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी से क्या मुराद है? अगर हम माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक इसके अंदर जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हैं सबको ऐड करें, उसका आंसर जो है वो 1 के इक्वल होगा। और जितनी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन चुकी हैं उनके टोटल एरिया को अगर हम ऐड करेंगे तो आंसर हमेशा 1 के इक्वल आएगा। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसका जो टोटल एरिया होता है वो भी 1 के इक्वल होता है। मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक सारी प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट करें तो आंसर 1 के इक्वल आएगा। उसके बाद है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 3 में। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसकी लेफ्ट टेल और राइट टेल दोनों इक्वल हों उसको सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। दूसरा, ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें मीन, मीडियन और मोड तीनों इक्वल हों वो भी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। तो दुनिया में अभी तक सिर्फ एक ही डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें मीन, मीडियन और मोड तीनों इक्वल होते हैं और वो कौन सी है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जी इसमें मीन इज इक्वल टू मीडियन, मीडियन इज इक्वल टू मोड। अगर वो आपको ये कह दे जी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन जो है वो 55 है तो मोड क्या होगा? तो मोड भी 55 होगा। क्यों? क्योंकि हमने कह दिया है कि मीन, मीडियन और मोड दोनों इक्वल होते हैं। अगर किसी एक की वैल्यू वो दे दे और दूसरे की पूछ ले तो आप बता देंगे कि जो आंसर पहले का है दूसरे का भी वही होगा क्योंकि तीनों इक्वल होते हैं। अगर वो कहे जी मीडियन की वैल्यू 55 है तो मीन क्या होगा? मीन भी 55 होगा और मोड भी 55 होगा।
उसके बाद है जी मोड एंड मैक्सिमम ऑर्डिनेट, जहां पे मीन और एक्स रैंडम वेरिएबल दोनों इक्वल हो जाएं, वो बन जाता है जी मैक्सिमम ऑर्डिनेट। अब मैक्सिमम ऑर्डिनेट का फंक्शन क्या होता है, ये देखें, इसका पीडीएफ जो होता है नॉर्मल का एफ ऑफ एक्स म्यू सिग्मा स्केयर, ये इक्वल होता है जी 1/2 अंडर रूट ई की पावर -1/2 एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा का होल स्केयर। और हमने ये कहा जी मैक्सिमम ऑर्डिनेट कहां पे होता है, जहां पे म्यू और एक्स दोनों की वैल्यूज इक्वल हो जाए। अगर हम ये कह दें जी कि एक्स और म्यू जो है ये दोनों इक्वल हैं, तो फिर ये फंक्शन क्या बनेगा, देख लेते हैं। 1/2 अंडर रूट ए की पावर -1/2, एक्स की जगह पे म्यू लिख लें या म्यू की जगह पे एक्स लिख लें, ए की बात दोनों इक्वल हैं, तो मैं एक्स की जगह पे म्यू लिख रहा हूं, म्यू माइनस म्यू ओवर सिग्मा का होल स्केयर 1/2 अंडर रूट। देखिए म्यू माइनस म्यू 0, 0 ओवर सिग्मा 0, 0 का स्केयर 0, 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा 0 तो ये बन जाएगा e की पावर 0, और किसी भी चीज की पावर 0 जो है वो 1 के इक्वल होता है। जब 1 इससे मल्टीप्लाई होगा ये आपके पास आ जाएगा जी 1/2 पाई। और ये क्या है जी, इसका मैक्सिमम ऑर्डिनेट। अगर पूछा जाए जी कि मैक्सिमम ऑर्डिनेट जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, उसका पीडीएफ क्या है, उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या है, तो आप क्या बताएंगे जी, उसका पीडीएफ 1/2 पाई अंडर रूट होता है जी। ये हमने 1 बाय 1 इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है सबको डिस्कस करना है जी। हाँ जी, लोअर एंड अपर क्वार्टाइल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स मीन म्यू, दैट इज म्यू माइनस Q1 इज इक्वल टू Q3 माइनस म्यू। क्वार्टाइल्स होते क्या, पहले हमें ये पता होना चाहिए। क्वार्टाइल्स आर द वैल्यूज विच डिवाइड द अरेंज डेटा सेट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। क्वार्टाइल्स वो वैल्यू होती हैं जी जो अरेंज डेटे को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये देखें जरा, Q1, Q2 और Q3 ये डेटे को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लेकिन होते 3 हैं। Q1 होता है, Q2 होता है और Q3 होता है। अब जो Q1 है इसको लोअर क्वार्टाइल भी बोलते हैं, इसको फर्स्ट क्वार्टाइल भी बोलते हैं, इसको Q1 भी कहते हैं। ये हमें बताता क्या है, Q1 हमें ये बताता है जी कि मैं इस पोजीशन पे वाक़या हूं कि अगर आप लेफ्ट साइड पे आएंगे तो आपको 25% एरिया मिलेगा, कि मुझसे जो लेस वैल्यूज हैं वो 25% है, और अगर आप राइट साइड पे जाएंगे तो आपको 75% वैल्यूज मिलेंगी। कि मेरे से लेस एरिया 25% और बाद एरिया 75%। Q2 क्या कहता है जी, Q2 कहता है जी आप लेफ्ट साइड पे आएंगे तब भी आपको 50% वैल्यूज मिलेंगी या एरिया मिलेगा, अगर आप राइट साइड पे जाएंगे तब भी आपको 50% वैल्यूज या एरिया मिलेगा। मतलब मुझसे लेस भी 50% वैल्यूज हैं और मुझसे अबव भी 50% वैल्यूज हैं। अगर बात करें Q3 की, Q3 कहता है जी मुझसे लेस आपको 75% वैल्यूज मिलेंगी और अबव जो है वो 25% वैल्यूज मिलेंगी। मीन क्या बताता है जी, मीन जो है ये सेंटर में होता है। क्या होता है, सेंटर में होता है। मीन से भी लेस एरिया 50% होता है और अबव एरिया भी 50% होता है। हम बात असल में हमें ये चीज प्रूव करनी है। अच्छा जी, अभी हमने कहा है कि म्यू से जो लेस एरिया है वो 50% है, माइनस Q1 से जो लेस एरिया है वो कितना है 25%। मतलब हम ये चीज लिख रहे हैं म्यू माइनस Q1 कि मीन से लेस एरिया 50%, ये हमने लिख लिया, माइनस Q1 से लेस एरिया 25%। इसको करेंगे तो ये आंसर आपके पास आ गया जी 25%। इसका म्यू माइनस Q1 का। इसी तरह अगर हम बात करें
Q3 माइनस म्यू की। हाँ जी, Q3 से लेस एरिया कितना है 75% माइनस म्यू से लेस एरिया 50%। इसको जब सिंप्लीफाई किया तो ये भी आंसर क्या आ गया जी 25%। तो इसलिए Q3 में से मीन को माइनस करें या म्यू में से Q1 को माइनस करें, दोनों का आंसर देखें सेम आ रहा है। तो इसलिए वो कह रहा है जी लोअर एंड अपर क्वार्टाइल जो है वो अपने मीन से इक्वल फासले पर वाक़या है। उसके बाद जी ऑल ऑड ऑर्डर मूवमेंट्स अबाउट मीन आर जीरो। चैप्टर 4 में हम पढ़ चुके हैं, मूवमेंट्स हमारे पास 4 होते हैं। फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन M1, सेकेंड मूवमेंट अबाउट मीन M2, थर्ड मूवमेंट अबाउट मीन M3 और फोर्थ मूवमेंट अबाउट मीन M4। ये 4 मूवमेंट्स हमारे पास होते हैं। लेकिन यहां पे बात हो रही है जी ऑड ऑर्डर की, और वो कहता है वो जीरो है। जब बात करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो मूवमेंट्स होते हैं उसको हम M1, M2 या M3 से डिनोट नहीं करते, उनको हम डिनोट करते हैं μ1 से। μ1, μ2, μ3 और μ4। इसका मतलब क्या है? μ1 से मुराद है फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, μ2 से मुराद सेकेंड मूवमेंट अबाउट मीन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, μ3 थर्ड मूवमेंट अबाउट मीन और फोर्थ मूवमेंट अबाउट मीन। तो ऑड ऑर्डर की बात हो रही है, इसका मतलब है μ1, μ3, μ5 अप टू सोन, ये सारे किसके इक्वल होंगे जी? जीरो के। मतलब पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां अगर हम अप टू सोन करें तो ये सारे किसके इक्वल होंगे? जीरो। ऑड ऑर्डर, इवन ऑर्डर नहीं, ऑड ऑर्डर मूवमेंट्स जितने भी होंगे नॉर्मल के वो सारे जीरो होंगे। तो वो 2 ही हैं, एक μ1 और एक μ3 है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है। उसके बाद जी मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होता है उसको म्यू से डिनोट करते हैं। जो वेरिएंस होता है इसको सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इसको जस्ट सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो यहां म्यू से मुराद है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, सिग्मा स्क्वायर से मुराद क्या है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस, और सिग्मा से क्या मुराद है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन। हाँ जी, स्पेशल एरियाज, इसका क्या मतलब है? वो कह रहा है जी कि अगर म्यू में से आप 1 टाइम सिग्मा को माइनस करें या प्लस करें तो वो जो टोटल एरिया कवर करेगा वो 0.6827, या अगर परसेंटेज में लिखना है तो 68.27। मतलब क्या है इसका? ये देखिए, ये आपके पास है एक डिस्ट्रीब्यूशन है और इसकी रेंज है -∞ से +∞, और सेंटर में इसका मीन होता है जी। अगर वो कहते हैं जी म्यू में से 1 टाइम सिग्मा को माइनस करें, जब हम किसी चीज को माइनस करेंगे तो लेफ्ट साइड पे जाएंगे, अगर इसमें प्लस करेंगे तो राइट साइड पे जाएंगे। सपोज ये है जी म्यू माइनस सिग्मा, और ये है जी आपके पास म्यू प्लस सिग्मा। तो ये जो एरिया होगा, ये जो प्रोबेबिलिटीज होगी, ये अंदर वाली, ये बनेगी 0.6827। इसी तरह अगर वो कह रहा है जी आप म्यू में से 2 टाइम सिग्मा को माइनस करें या प्लस करें तो फिर ये जो एरिया कवर करेगा, अब 2 टाइम करेंगे तो यहाँ पे आएगा, ये आ गया म्यू -2 सिग्मा, और यहाँ पे आ गया म्यू +2 सिग्मा। ये वाला सारा एरिया, ये कितना बनेगा जी? ये तकरीबन बनेगा जी 0.9545, और परसेंटेज में लिखेंगे तो फिर 95.45। इसी तरह वो कहता है जी अगर आप 3 टाइम सिग्मा को प्लस या माइनस करें तो यहाँ पे होगा जी म्यू -3 सिग्मा, और यहाँ पे होगा जी म्यू +3 सिग्मा। तो ये ऑलमोस्ट सारा एरिया कवर हो जाता है। कितना? ये सारा एरिया फिर कितना बनेगा जी? 0.9973, तकरीबन 1। तो फिर वो सारा एरिया ही कवर हो जाता है। कब? जब मीन में से 3 टाइम सिग्मा को माइनस करें या प्लस करेंगे तो फिर जो एरिया बनेगा वो ये बनेगा 0.997। इसका ये मतलब है जी। उसके बाद है मीडियन।
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो मीडियन है ये म्यू के इक्वल होता है। क्यों? ये हम पढ़ चुके हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। सिमेट्रिकल है इसमें मीन, मीडियन और मोड जो इक्वल होते हैं। अगर मीन जो है वो म्यू के इक्वल है तो मीडियन भी म्यू के इक्वल होगा और मोड भी म्यू के इक्वल होगा। उसके बाद है क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स कौन कौन से होते हैं जी? Q1 और Q3। Q1 जो है ये इक्वल होता है म्यू माइनस 0.6745 सिग्मा के, और Q3 जो है ये इक्वल होता है जी म्यू प्लस 0.6745 सिग्मा के। और आपको पता है क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है जी? क्वार्टाइल डेविएशन जो है ये इक्वल होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। तो Q3 जो है ये हमने कहा जी ये इक्वल होता है म्यू प्लस 0.6745 सिग्मा के माइनस Q1 जो है ये इक्वल है म्यू माइनस 0.6745 सिग्मा के डिवाइडेड बाय 2। अच्छा ये देखें, ये प्लस, ये भी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये प्लस का इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। क्यों? जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा। माइनस और प्लस जो है ये कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचेगा 0.6745 सिग्मा प्लस 0.6745 सिग्मा। इन दोनों को जब ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया, तो ये आंसर आ गया 0.6745 सिग्मा के। क्वार्टाइल डेविएशन जो है इसके इक्वल भी होता है, और क्वार्टाइल डेविएशन जो है ये जो है 2/3 सिग्मा के इक्वल भी होता है। ये नहीं, दो वैल्यू है जी क्वार्टाइल डेविएशन की, एक 0.6745 सिग्मा, दूसरा 2/3 सिग्मा। अच्छा जी, अगर इन्हीं को यूज करते हुए हमने म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है तो म्यू जो है ये इक्वल होगा Q1 प्लस Q3 डिवाइडेड बाय 2, और सिग्मा की वैल्यू क्या होगी जी? Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 1.349। इनको यूज करते हुए, इन वैल्यूज को अगर आपने यूज करते हुए म्यू की वैल्यू और सिग्मा की वैल्यू फाइंड करनी है तो म्यू किसके इक्वल होगा? Q1 प्लस Q3/2 और सिग्मा Q3 माइनस Q1/1.349। उसके बाद है जी मीन डेविएशन। किसका? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन डेविएशन। ये इक्वल होता है जी 4/5 सिग्मा के इक्वल भी होता है जी। ये 0.7979 सिग्मा के इक्वल भी होता है। ये 2/3 2/पाई अंडर रूट सिग्मा के इक्वल भी होता है। तो ये तीनों वैल्यूज आपको मीन डेविएशन की फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। तो मीन डेविएशन जो है ये 4/5 सिग्मा के इक्वल भी होता है, 0.7979 सिग्मा के इक्वल भी होता है, और 2/पाई अंडर रूट सिग्मा के इक्वल भी होता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास मूवमेंट्स एंड मूवमेंट्स रेशियोज। मूवमेंट्स 4 होते हैं। तो हम पढ़ चुके हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ऑड ऑर्डर मूवमेंट्स जो वो 0 होते हैं, मतलब μ1 0, μ3 जो है वो भी 0, तो μ5 भी 0 होगा। ऑड ऑर्डर जो मूवमेंट्स है वो 0 होंगे। तो μ2 जो है सेकेंड मूवमेंट अबाउट मीन जो है ये वेरिएंस के इक्वल होता है, तो ये सिग्मा स्क्वायर के इक्वल है। और μ4 जो है ये इक्वल होता है जी 3 सिग्मा की पावर 4। ये वैल्यू आपने याद रखनी है जी। और वैसे भी आप पढ़ चुके हैं चैप्टर 4 में, फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0, सेकेंड मूवमेंट अबाउट मीन इज ऑलवेज इक्वल टू वेरिएंस। तो पहला 0, दूसरा वेरिएंस के इक्वल। तो इसमें ऑड ऑर्डर जो है वो 0 के इक्वल होते हैं, μ3 भी 0, μ5 भी 0, μ7 भी 0, लेकिन हम μ4 तक यूज करते हैं। जो आगे होते हैं 5, 6 जो है वो यूजलेस होते हैं, उनका कहीं पे इस्तेमाल नहीं, वो हमारे काम नहीं आते, इसलिए हम फाइंड नहीं करते। अच्छा जी, हमने ये कहा था ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये मेसोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर तो ये सिमेट्रिकल है तो फिर B1 का आंसर 0 होना चाहिए, हम चैप्टर 4 में पढ़ चुके हैं।
और अगर ये मेसोकर्टिक है तो फिर B2 का आंसर 3 होना चाहिए। ये भी हम चैप्टर 4 में पढ़ चुके हैं। B1 क्या था जी? B1 था M3 का स्केयर ओवर M2 का क्यूब। ये चैप्टर 4 में हमने पढ़ा हुआ था कि थर्ड मूवमेंट अबाउट मीन का स्केयर डिवाइडेड बाय सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन का क्यूब। अगर इसका आंसर 0 आता था तो हम कहते थे कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिकल है। अगर B1 का आंसर माइनस में आता था तो हम कहते थे डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिवली स्क्यूड है। अगर B1 का आंसर जो है वो पॉजिटिव आता था, प्लस में आता तो हम कहते थे डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यूड है। लेकिन हमने ये कहा है ये डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है। अगर सिमेट्रिकल है तो फिर B1 का आंसर 0 आना चाहिए। तो हम यहां पे B1 की बजाय β1 यूज करेंगे और M2 की बजाय M3 की बजाय μ3 यूज करेंगे। μ3 का स्केयर डिवाइडेड बाय μ2 का क्यूब। हाँ जी, μ3 ये पड़ा हुआ है 0 का स्केयर, μ2 ये पड़ा हुआ है जी सिग्मा स्केयर का क्यूब। तो 0 ओवर समथिंग, तो आंसर क्या आ गया 0। इसका मतलब है हमने ये कहा था कि डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, तो β1 0 आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है। उसके बाद है जी मेसोकर्टिक, प्लेटिकर्टिक और लेप्टोकर्टिक। उसके लिए हम यूज करते थे B2 और उसका फार्मूला था जी M4 डिवाइडेड बाय M2 का स्केयर। अगर B2 का आंसर इक्वल टू 3 आता था तो हम कहते थे जी ये डिस्ट्रीब्यूशन मेसोकर्टिक है। अगर B2 का आंसर 3 से लेस आता था तो हम कहते थे ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये प्लेटिकर्टिक है। अगर B2 का आंसर ग्रेटर देन 3 आता था तो हम क्या कहते थे डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, लेप्टोकर्टिक। तो चूंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये मेसोकर्टिक है तो इसलिए B2 का आंसर हमारा 3 आना चाहिए। अब B2 की बजाय हम क्या यूज करेंगे जी, β2। B2 की जगह पे आ गया β2, M4, M4 की जगह पे क्या आएगा जी μ4, M2 का स्केयर μ2 का स्केयर। हाँ जी, μ4 ये पड़ा हुआ है 3 सिग्मा की पावर 4 μ2 ये पड़ा हुआ है। इस μ2 की जगह पे आ गया सिग्मा स्केयर और ये वाला स्केयर एज इट इज आ गया 3 सिग्मा की पावर 4, ये पावर पावर से मल्टीप्लाई हो गई, ये भी सिग्मा की पावर 4, ये इससे कैंसल, तो आंसर हमारा आ गया जी β2 का 3। और ये 3 आना चाहिए था, क्यों? क्योंकि हम कह के आए थे कि ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये मेसोकर्टिक है। तो हमने प्रूव कर दिया जी ये सिमेट्रिकल भी है और मेसोकर्टिक भी है। हाँ जी, उसके बाद है एसिम्प्टोटिक कर्व। एसिम्प्टोटिक कर्व का मतलब ये होता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक्स एक्सिस के क्लोज से क्लोज तर होती जाएगी लेकिन कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगी। ये होती है इसकी एसिम्प्टोटिक कर्व। ये हमने पहले भी बताया था कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्स एक्सिस के करीब से करीब से करीब तर होती जाएगी लेकिन कभी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगी। उसके बाद हमने कहा था जी स्टार्ट में म्यू जो था वो था इसका लोकेशन पैरामीटर और सिग्मा जो था वो था शेप पैरामीटर। अब हमने ये देखना है जी ये क्या करते हैं। नंबर 1 जी, सिग्मा जो है वो 1.2 है। सिग्मा को मैंने कांस्टेंट रख लिया। म्यू की वैल्यू जो थी वो है जी पहले 10, फिर मैंने उसको डिक्रीज किया 5 कर दिया, फिर मैंने उसको इंक्रीज किया और 15 कर दिया। अब हम देखते हैं कि सिग्मा को कांस्टेंट रखने से और म्यू की वैल्यू चेंज करने से डिस्ट्रीब्यूशन में क्या फर्क आता है। ये देखें जरा, ये है आपकी एक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और इसके सेंटर में मीन होता है, ये है जी म्यू। और जो सिग्मा है वो इसकी वेरिएशन के बारे में बताता है, शेप के बारे में बताता है कि जो सिग्मा की वैल्यू है वो है 1.2 और ये म्यू जो है ये 10 है। अगर मैं म्यू को कम करूंगा 5 करूंगा तो ये लेफ्ट साइड पे आएगा, फिर शेप क्या होगी ये देखें, फिर जो है
अब म्यू जो है वो चेंज हो गया, यहाँ पे म्यू आपके पास आ गया जी 5 के इक्वल। क्या किया, म्यू को डिक्रीज किया तो ये लेफ्ट साइड पे मूव करेगी, अगर म्यू को इंक्रीज करेंगे तो ये राइट साइड पे मूव करेगी। ये देखेंगे यहाँ पे म्यू जो है वो क्या है 15 है। तो ये क्या हुआ, जब म्यू को हमने चेंज किया शेप तकरीबन सेम रहेगी। ये मेरे से थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, ये जो शेप है इसकी ये सेम रहेगी, ये चेंज नहीं होगी, सिर्फ म्यू चेंज होगा, लोकेशन चेंज होगी कि पहले म्यू यहाँ पे था, जब म्यू को कम करेंगे ये तो लेफ्ट साइड पे मूव कर जाएगा, अगर हम म्यू को बढ़ाएंगे तो ये राइट साइड पे मूव कर जाएगी। लेकिन सिग्मा जो है वो चेंज नहीं हो रहा, इसके शेप ये जो इसके अंदर विड्थ है, ये जो फासला है वो सेम रहेगा, तो ये सिर्फ इसकी लोकेशन चेंज हो रही है, इसलिए जो म्यू है वो इसका लोकेशन पैरामीटर है। अच्छा जी, अब मैं कहता हूं जी सेकंड है म्यू जो है वो 10 है। अब मैं सिग्मा को चेंज करूंगा जी, सिग्मा जो है पहले 1.2 था, अब मैंने कम कर दिया, वो हो गया जी 0.95, फिर मैंने सिग्मा को बढ़ा दिया, वो हो गया 1.5। अब इसकी शेप पे क्या फर्क पड़ेगा वो हमें देखना है। ये देखेंगे जरा, ये है यहां पे आपका सेंटर में मीन है, मीन कितना है जी, म्यू इज इक्वल टू 10, और यहां पे जो सिग्मा की वैल्यू है वो है 1.2। अब जैसे जैसे सिग्मा कम होगा वेरिएशन कम होती जाएगी, जब वेरिएशन कम होगी तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये सिकुड़ती जाएगी, स्क्वीज होती जाएगी। अगर हम सिग्मा को करें 0.95 तो फिर क्या होगा जी, अब ये देखें जी, अब यहाँ पे जो सिग्मा है वो कम हो गया, यहाँ पे जो सिग्मा है वो है 0.95। सिग्मा वेरिएशन के बारे में बताता है, तो जितनी वेरिएशन कम होगी उतनी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो स्क्वीज होती जाएगी, सिकुड़ती जाएगी। अगर हम सिग्मा को बढ़ाते हैं 1.5 करते हैं तो फिर क्या होगा जी, देखिए ये देखेंगे जरा, ये है आपके पास। अब यहां पे जो सिग्मा है वो है 1.5, क्या है, हाँ जी, देखें जरा, इसमें म्यू जो है वो चेंज नहीं हो रहा, इसकी शेप चेंज हो रही है। सिग्मा बढ़ता जाएगा तो ये जो शेप है ये फैलती जाएगी, जैसे जैसे सिग्मा कम होगा शेप जो है वो सिकुड़ती जाएगी, स्क्वीज होती जाएगी। तो इसलिए ये इसका सिग्मा जो है वो शेप पैरामीटर होता है और म्यू जो है वो इसका लोकेशन पैरामीटर होता है। ले जी स्टूडेंट, ये था आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके बाद उसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया और प्रॉपर्टीज को 1 बाय 1 हमने डिस्कस किया। आज के लिए मेरा यही काम है। अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हमें लाजमी प्रेस करना है ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।